Morning for all of you. Today I will discuss about evolution of artificial intelligence. Evolution यानी विकास। किसका विकास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के दौर में जो कुछ भी हम सुन रहे हैं कि हर एक जगह, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो, हर एक जगह एआई आ चुका है। तो इसी एआई को हम शुरू से पढ़ने वाले हैं कि इसका एआई का सबसे पहले विकास किस किस तरह से और किस ईयर बाय ईयर कौन-कौन से विकास हुए, इन्हीं को हम डिटेल में इस पूरे लेक्चर के दौरान सीखेंगे कि आज 2026 में भी एआई कितना अपना लिमिटेशन है, वो कहाँ तक से आगे निकल गया है। इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और भी डीपली लेवल पर। मेरा नाम सनी कुमार है, मीना विद्या निकेतन स्टूडेंट का मैं फैकल्टी टीचर एंड नाइलेट पटना स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता। एक ऐसा बुद्धि जिसको डिजाइन किया गया है आर्टिफिशियली, यानी आर्टिफिशियली हम एक ऐसे बुद्धि को बना रहे हैं जिसमें सोचने समझने और तर्कसंगत चीजों को समझ के उसका आंसर देने के लिए ऑटोमेटिकली ये रीजनरेट करता है। वो खुद से सोच सकता है, समझ सकता है और उसके अनुसार चीजों को, सवालों को प्रेडिक्ट करके आंसर दे सकता है। तो कुछ इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता को रिप्रेजेंट करेंगे और सोचने की इसकी कैसे कैसे जो बुद्धि है ईयर बाय ईयर किस तरह से विकसित हुई है, इसी टॉपिक को हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो एआई आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एआई एआई आज के दौर में हर एक जगह, चाहे आप साइबर सिक्योरिटी की बात करें, फ्रॉड डिटेक्शन की बात करें, मॉडलिंग की बात करें या फिर वेबसाइट क्रिएटिंग की बात करें, चाहे वो एप्लीकेशन बनाना हो, एप्स डेवलपमेंट करनी हो, इन सभी क्षेत्रों में को एआई छू लिया है। यानी कि एआई से हम जल्द से जल्द इन सभी चीजों को सिर्फ एआई का यूज करने से, जो हमें पहले बहुत सारा टाइम लगता था, चाहे वो एप्स डेवलपमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम किसी वेबसाइट को सिक्योर करने की बारे में सोचे कि उस वेबसाइट को किस तरह सिक्योर करें, इन सभी चीजों को मदद करने के लिए एआई आया। और एआई ऑटोमेटिकली रीजनरेट करके चीजों को, सारी चीजों को हमारे सामने रिप्रेजेंट करके दिखलाता है। चाहे हम कोई भी सवाल पूछें, वो उसके अनुसार, हमारे अनुसार आंसर प्रेडिक्ट करके वो बतलाता है। तो इसी क्षेत्र में हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या-क्या करने वाले हैं। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा क्लैरिटी लेंगे, करके चीज़ों को पढ़ेंगे। और उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी किस किस तरह से एआई का विकास हुआ हर एक साल, इन चीज़ों को हम काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी क्षेत्र में सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एबिलिटी ऑफ ए मशीन। एबिलिटी क्या? गुण। एक ऐसा गुण जो चीजों को सोच सकता है और पढ़ सकता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता जब हमने डेवलप किया, बनाने के लिए बारे में सोचे कि एक ऐसा हम मशीन डेवलप करें जो ऑटोमेटिकली चीजों को समझ सके, उसमें ऐसी गुण हो
कि चीजों को सोच सके और उसके अनुसार से लर्न करके चीजों को हैंडल कर सके। तो इसी में सिंस मेनी ईयर्स बहुत साल से इसमें साइंटिस्ट हैव ट्राई टू मेक अ मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साइंटिस्ट इसमें बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं कि मशीन को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन को हम किस तरह से रीजनरेट करें। सालों सालों की मेहनत से ये अब थोड़ा सक्सेसफुल हुआ है। तो कब से हुआ, इसी चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और इंटेलिजेंस बतलाता क्या है? इंटेलिजेंट दैट इज क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिस तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस सोच सकता है चीजों को, ठीक उसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सोच सके अपने सारे जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, या कोई भी एप्स डेवलपमेंट करना है, कोई भी वेबसाइट को सिक्योर करना है, तो किस तरह से सिक्योर हम कर सकते हैं, किस तरह से हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से हम ऐप डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से हम ट्राई करेंगे, किस तरह से हमारे जो भी फाइल्स होंगे उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके बनाने के लिए वो हमको बतलाएगा, जिससे क्लोज हो सके ह्यूमन इंटेलिजेंस से, उसकी बातों को हम समझ सके और हम जो कुछ भी बोले हमारी बातों को वो भी अच्छी तरह से समझ सके। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब आगे पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनरेट हुई है। ये मैनुअली रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसे मशीन को परफॉर्म करना, बनाना, जो कि ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में जो भी मैसेज हमारे नर्वस सिस्टम में रीजनरेट होती हैं, नई नई चीजों को हम सोच पाते हैं, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी चीजों को समझ सके और उसके अनुसार से हमें आंसर दे सके। आज के दौर में बहुत सारे इसमें बहुत सारे लैंग्वेज का लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और रीइंफोर्समेंट लर्निंग मशीनों को बार बार पढ़ाया गया, उसको रीफोर्स करके किस तरह से पढ़ाया गया ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसा दिमाग, मस्तिष्क का निर्माण कर सके जो चीजों को सोच सके, समझ सके और उसके अनुसार से प्रिडिक्ट कर सके हर एक सॉल्यूशंस को। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज इवॉल्व ड्यूरिंग these years and take a look at some of the revolutionary inventions। इसी क्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ड्यूरिंग these years, इन आज के कुछ सालों में इसके बहुत सारे some of these revolutionary inventions, बहुत सारे रिवोल्यूशनरी इन्वेंशंस हुए। पहले के दौर में जब मानव सबसे पहले छोटे छोटे हम लोग खिलौने देखे हैं जिसमें मैकेनिकली वर्क होता था, जिसमें जो मशीनें हैं वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट करती थी। जब उसको हम कुछ उसके अपोजिट में उसको जब टास्क परफॉर्म करते थे, उसके अनुसार से ये ऑटोमेटिकली मशीनें, या जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर छोटे छोटे खिलौने हैं, जो ऑटोमेटिकली हम जब पीछे की तरफ खींचते हैं तो आगे बढ़ती है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट इस फील्ड में पहले से ही लगे हुए रहे थे कि हम कृत्रिम एक ह्यूमन इंटेलिजेंस, जब हमने इन सभी को ऑटोमेट करना शुरू कर दिया, हमने मशीनों पर डिपेंडेंट हो गए, तो हमने यह रियलाइज किया कि मशीनों को कंट्रोल करने के लिए भी हम क्यों ना एक ऐसी मस्तिष्क का निर्माण कर सके जो कि ऑटोमेटिकली अपने डायरेक्शन को डिटेक्ट करे, सामने ऑब्जेक्ट हो तो डिटेक्ट करे और उसके अनुसार से अपने डायरेक्शन को भी चेंज कर सके। तो जैसे जैसे हम मशीनों पर डिपेंडेंट होते गए, वैसे वैसे हमें जरूरत हुई, कहते हैं कि आवश्यकता ही विकास की जननी है। तो हमें आवश्यकता हुई कुछ ऐसे मशीन्स को हैंडल करके ऑटोमेटिक चलाने की, जिसमें जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का
परफॉर्मेंस हमने कम से कम रखना चाहा। तो इस उसी क्रम हमें आवश्यकता हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। तो इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का विकास। तो सबसे पहले एआई का विकास के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूट्रिशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1943 टू 1952। सबसे पहले 1943 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक ये चला, जिसमें देखा गया कि कुछ हमारी जो मशीनें थी वो ऐसा रियलाइज किए लोग वहाँ के उस समय के साइंटिस्ट कि हम मशीनों से ही हम लोग जो मशीन पर डिपेंडेंट है उन मशीनों को ऑटोमेट कैसे कर सके। ईयर 1943 द फर्स्ट वर्क विच इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एआई। तो रिकॉग्नाइज्ड किया गया, सबसे पहले इस फर्स्ट वर्क को रिकॉग्नाइज्ड किया गया एआई के नाम से, वाज डन बाय वर्नन मैक्लोज एंड विल्टर पिट्स इन 1943 में। इन दोनों साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज्ड किया एआई के नाम से। दे प्रपोज्ड ए मॉडल ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, और इसका मेन पर्पज था आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स के मॉडल को क्लैरिफाई करना कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स कैसे कार्य करेंगे। इन 1949 डोनाल्ड हैव डेमोन्स्ट्रेट एन अपडेटिंग रूल ऑफ मॉडिफाइंग द कनेक्शन स्ट्रेथनिंग बिटवीन न्यूरॉन्स। और डोनाल्ड हैव ने डेमोन्स्ट्रेट किया एंड अपडेट किया नए रूल को, जिसमें मॉडिफाई किया गया कि किस तरह से जो न्यूरॉन्स हैं उसकी कनेक्शन हमारे जो अपडेटेड रूल थे, स्ट्रेंथ थे, उनसे कैसे दोनों के बीच कनेक्शन को मॉडिफाई किया गया। ईयर 1950 एलन ट्विन, 1950 में एलन ट्विन who was an mathematician beyond, आप पियानो मशीन देखे हुए हैं जो हारमोनियम के जैसा हमारे पहले के जमाना में रूम में रहता था बहुत बड़ा। तो पियानो मशीन लर्निंग किए इन 1950 में, 1950 में पियानो मशीन कौन थे? एलन ट्यूरिंग, जिन्होंने ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने पियानो मशीन को लर्निंग किया, पढ़ा। कब? 1915 में। एलन ट्यूरिंग पब्लिश कंप्यूटिंग मशीनरी, और उन्हें पब्लिश किया कंप्यूटिंग मशीनरी को एंड इंटेलिजेंट को, दोनों को इन्होंने पब्लिश किया। इन विच ही पर्पज्ड एज टेस्ट, और उन्होंने इस पर इसी पर्पज पे टेस्ट भी किया। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस क्रम में। तो आप देखिएगा द टेस्ट कैन चेक द मशीन्स एबिलिटी, और इस टेस्ट में चेक किया गया मशीन की एबिलिटी को, कि क्या गुण है मशीन का, टू इट्स हैबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर, और उसके इंटेलिजेंट बिहेवियर इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि किस तरह का मशीन की जो एबिलिटी है इनहैबिट इंटेलिजेंट बिहेवियर को इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, किस तरह के दोनों के बीच गुण है, इन दोनों को टेस्ट किया गया। इसी को हम लोग ने नाम दिया, उन लोगों ने नाम दिया ट्यूनिंग टेस्ट। ट्यूनिंग टेस्ट के नाम से उन्होंने पढ़ा। इसमें बेसिक यही हुआ कि मशीन की जो गुण थी और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का गुण था, इन दोनों को टेस्ट किया गया। फर्स्ट वह चेक किया गया, टेस्ट किया गया। द बर्थ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
1953 to 1916। ईयर 1955, एलन न्यूवेल एंड हर्बर्ट सिमोन created the first artificial intelligence program। और 1955 में ये दो साइंटिस्ट एलन न्यूवेल और हर्बर्ट सिमोन क्रिएट किए फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम विच वाज नेम ए लॉजिक। उन्होंने इसको एक लॉजिक के तौर पे नाम दिया थ्योरेट्स नाम दिया। दिस प्रोग्राम हैड प्रूव्ड, और इस प्रोग्राम में प्रूव्ड किया गया 38 ऑफ 52 मैथमेटिक्स थ्योरम को। 52 में से 38 मैथमेटिक थ्योरम्स को प्रूव किया गया। फाइंड न्यू एंड मोर एलिगेंट प्रूफ्स ऑफ सम थ्योरम्स, और इसी क्रम में मोर एलिगेंट प्रूफ्स किए सम थ्योरम, कुछ थ्योरम को भी वहां पर इस प्रोग्राम के द्वारा इसको प्रूव किया गया। ईयर 1956, जॉन मैकार्थी coined the the term artificial intelligence in a Dartmouth conference। जॉन मैकार्थी ने क्वाइंड किया, फर्स्ट टर्म, सबसे पहला टर्म दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ए डाउटमाथ कॉन्फ्रेंस। वहां पर एक डाउटमाथ कॉन्फ्रेंस हुआ, एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले क्वाइंड किया एक टर्म को जिसका नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही इज नोन एज, और उसी वहीं से इनको फादर ऑफ एआई के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फादर ऑफ एआई के नाम से, यानी कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से हम किन्हें जानते हैं, तो जॉन मैकार्थी को जानते हैं। ईयर 1958, जॉन मैकार्थी क्रिएटेड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्होंने सबसे पहले क्रिएट किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, LISP, which was extensively used to program AI, और जिसमें एक्सटेंसिवली यूज किया गया प्रोग्राम को एआई सिस्टम पे। एआई सिस्टम पर सबसे पहले इसको प्रूव किया गया। यही है जॉन मैकार्थी, जिन्होंने सबसे पहले, जिन्हें फादर ऑफ एआई के नाम से जाना जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन्होंने सबसे पहले इस टर्म को क्लैरिफाई किया, एआई के नाम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इनको गौर से देख सकते हैं। तो ये इनकी ओल्ड एज है, जॉन मैकार्थी। द गोल्डन ईयर, ये साल हम लोग का 1951 से 1974, 1951 टू 1974, ये हमारे लिए गोल्डन ईयर। ईयरली इंथ्रिज्म, ईयर 1966, द रिसर्चर्स impressed developing algorithms which can solve mathematical problem। Joseph Vanrism create Joseph Vanrism create the first chatbot in 1966। 1966 में पहला एआई चैटबॉट बनाया गया। चैटबॉट क्या होता है आप लोग जानते हैं? एक ऐसा एआई चैटबॉट जिससे हम मैसेज करते हैं और वो ऑटोमेटिकली हमको उसका रिप्लाई देता है बगैर कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के इंटरफेयर के। विच वाज नेम एलिजा, और इसको एक नाम दिया गया एलिजा। ईयर 1973, द फर्स्ट इंटेलिजेंट ह्यूमनोइड रोबोट, और 1973 में
The first intelligent humanoid robot was built in Japan by इचिरो काटो। इन्होंने सबसे पहले रोबोट का ह्यूमनॉइड रोबोट का को बिल्ड किया था। कौन सी देश थी सबसे इसमें आगे? जापान। जापान सबसे आगे चल रहा था। रोबोट वर्कड, आज देख सकते हो आज के दौर में आप जाओगे जापान में तो वहां पे आप होटल्स में देखोगे तो वहां पर भी फूड सर्व करने के लिए अब मशीनें वर्क करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जापान शुरू से ही आगे रहा है और आज भी आप जापान के होटल में जब जाओगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपको फूड सर्व करने के लिए आपको कोई सर्वेंट्स नजर नहीं आएंगे। वहां पर सब एआई द्वारा चीजों को प्रिडिक्ट किया जाता है। चाहे फूड सर्व करना हो तो हमारा रोबोट ही आएगा। तो रोबोट वर्कड विथ हिज लोअर limbs and was able to grip and transport object with his hands। और इसमें रोबोट एक ऐसा जिसको वर्क कर सके, जो लोअर लिम्बोस एंड वाज एबल टू ग्रिप एंड ट्रांसपोर्ट ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ग्रिप कर सके विद हिज हैंड, और एक दूसरे को एक सामान को एक ऑब्जेक्ट को दूसरे हैंड में दूसरे ऑब्जेक्ट में के दूसरे जो भी हमारा जो ह्यूमन होगा उसके उसको ऑब्जेक्ट दे सके, चीजों को हैंड ओवर कर सके, और इसमें रोबोट को बनाया गया था। तो इसके आगे आगे चलते हैं। तो इसमें देख सकते हैं आप सबसे पहले किस तरह से बनाया गया था। एक ऐसा रोबोट जो एक सामान को दूसरी जगह पर दे सके, काफी बल्कि था, देख सकते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि जापान इसमें सबसे पहले से ही आगे रही है, और यही कारण है कि इसमें जापान पर इसमें एटॉमिक बम गिराए गए थे। क्यों गिराया गया था? क्योंकि जापान इस फील्ड में बहुत शुरू से ही आगे थी। उसने बहुत सारे ऑटोमेटिकली बना लिए थे एआई रोबोट्स इस फील्ड में मशीनों के द्वारा, जो कि ऑटोमेटिकली मशीन गन वगैरह या फिर बम वगैरह कहीं पर एक जगह ले जाकर गिरा सकती थी। और उस समय इसके अपोजिट वाले देश को इसके साथ खड़े होने में बहुत मुश्किलात आ रही थी। इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु बम जापान पर 1919 में और 1945 में गिराई थी। तो आप इसके वॉर को जान रहे हैं। 1914 से 1918 का दौर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा कहलाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945। इस वर्ल्ड वॉर को आप जानते हैं। इसमें ऐसी एटॉमिक हथियारों का यूज किया जाता है जिसमें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती हैं मानव की जो भी जनजाति है या कोई भी, इनफैक्ट पेड़ पौधे भी यहाँ पर जलकर राख हो जाते हैं। क्योंकि परमाणु बम से अल्ट्रावायलेट रे निकलती है जो हमारे स्किन्स को पूरी तरह से गला देती है, चमड़ी को गला देती है। तो उसके आगे का दौर हम लोग पढ़ते हैं, ए बूम ऑफ एआई। एआई का बूम आ गया तब 1975 टू 1979। ये दौर एआई के बूम के एआई के दौर के नाम से हम लोग। ईयर 1918 robot 2 was created at वासदे यूनिवर्सिटी। वासिदा यूनिवर्सिटी में रोबोट 2 को बनाया गया था, क्रिएट किया गया था, विच वाज द सक्सेस ऑफ रोबोट 1। जब हमारा वासिदा यूनिवर्सिटी में जब रोबोट 1 सक्सेसफुल हो गया था, सक्सेस कर गया था, तब हमारा रोबोट 2 बना। इट वाज केपेबल टू प्ले ए पियोन। पियानो जो होता है उसको बजाने के लिए ये केपेबल था। यानी कि एक ऐसा मशीन
जो कि पियानो को ऑटोमेटिकली उसको प्ले करवा सकती है, बजा सकती है। ईयर 1997 आईबीएम आईबीएम जो थी वो क्रिएट की इन ईयर 1997 में आईबीएम क्रिएट की, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो भी क्रिएट करते थे, उन्होंने सबसे पहले डीप ब्लू विच बीट्स डीप ब्लू को बीट्स करवाई वर्ल्ड चेस चैंपियन। और इसमें वर्ल्ड चेस जो भी चैंपियन थे गैरी कास्परोव, उनके साथ एक चेस कंपटीशन करवाया गया। was because the first computer to beat a world chess champion। और इसमें कंप्यूटर जो थी वो बीट की, वर्ल्ड चेस चैंपियन को बीट की। तो हमारा जो इसी क्रम में हमारे यहीं से बूम आ गया, एआई का और दौर आगे बढ़ गया कि अब मशीनें जो हैं वो गैरी कास्परोव जो कि वर्ल्ड चेस चैंपियन थे उनको हरा दी। तो एक समझिए एक ऐसा दौर आ गया जिसमें मशीनों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी दौर में, तो चेस आप लोगों ने देखा है। तो गैरी कास्परोव जो थे वो वर्ल्ड चेस चैंपियन थे और उनको डीप ब्लू एक ऐसा मशीन आर्टिफिशियली जनरेट किया गया जो इस गेम को एक तरफ से खेल रही थी और दूसरी तरफ से बैठे थे वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव, और गैरी कास्परोव को डीप ब्लू ने हरा दिया। द इमरजेंस ऑफ artificial intelligence artificial intelligence agent the emergence of intelligence agent, और दौर आ गया इंटेलिजेंस एजेंट 1998 to 2009। ईयर 1998 डॉक्टर डॉक्टर की एक एक्सक्यूज मी ईयर 1998 डॉक्टर सिंथिया बेजिल डेवलप ए रोबोट किस्मत। उन्होंने एक रोबोट बनाया जिसका नाम था किस्मत, that could recognize and copy human emotions with his face। जो प्रिडिक्ट कर सकता था ह्यूमंस के इमोशंस को। अगर वो स्माइली नेचर है तो वो बतला देगा, अगर वो सैडनेस ह्यूमन इमोशंस है तो वो उसको भी फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा। यानी कि कर सकते हैं कि फेस रिकॉग्नाइजेशन मशीन जो फेस को रिकॉग्नाइज करके ये बतला सके ये स्माइली नेचर का है या फिर सैडनेस है, उसका अभी सैडनेस चल रहा है, उसका जो फेस है उसमें सैडनेस दिख रहा है, इसको प्रेडिक्ट करके मशीनें बतला दे। कौन बता सकता था? सबसे पहले 1998 में बनाया गया था जिसका नाम था किस्मत, जो रिकॉग्नाइज कर रहा था इन चीजों को। उसके बाद आगे चलते हैं तो ईयर 2000 होंडा रिलीज ASIMO, यानी एडवांस स्टेप इन इनोवेटिव मोबिलिटी एंड आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट इन 2000। जब 2000 में सन 2000 आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड रोबोट को इट कैन वॉक, हम लोग वॉक करवाने लगे, रिकॉग्नाइज फेस को रिकॉग्नाइज करवाने लगे एंड यूज इट आर्म लाइक ह्यूमन बींग्स, एक ह्यूमन बींग के जैसे हम लोग देखने लगे। तब दौर आ गया ईयर 2002, कंपनी ई रोबोट रिलीज रोम्बा, जिसने रोम्बा को रिलीज किया, एंड ऑटोमोशन रोबोट वैक्यूम क्लीनर, जो वैक्यूम क्लीनर की तरह दैट क्लीन्स एंड इज एबल टू अवॉइड क्रशिंग इट्स ऑब्स्टिकल्स,
जो ऑब्स्टिकल्स को सन 2002 में इसमें रोम्बा जो थी वो एक वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेशन रोबोट थी जो वैक्यूम को क्लीन करती थी। रूम में से जो भी ऑब्स्टिकल्स आते थे उसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उससे बचता भी था, यानी कि उसको न क्लीन करके जो वैक्यूम क्लीनर थी अदर चीजों को क्लीन करती थी। ऑब्स्टिकल्स को ऑप्टिकल्स से जो भी उसके सामने ऑब्स्टिकल्स आते थे उसको छोड़ देती थी, उससे बचाती थी। ईयर 2004 नासा रोबोटिक imploration rover split and opportunity navigate planet। और नासा जो थी रोबोट एक्सप्लोरेशन की रोबोट स्प्लिट अपॉर्चुनिटी नेविगेट प्लैनेट मार्स विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और नासा जो कि अमेरिकी संस्थान है 2004 में इसने सबसे पहले रोबोट को एक्सप्लोरेशन किया जिसमें स्प्लिट किया गया, ये अपॉर्चुनिटी दिया गया कि अगला जो नेविगेट प्लैनेट है हमारा मार्स उसके ऊपर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के हम अपने रोबोट को एक्सप्लोरेशन करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उतारेंगे, भेजेंगे। तो इस पर चर्चा की गई। तो आगे चलते हैं, इस फील्ड में आगे चलेंगे। तो इसमें किस्मत 1998 आप देख सकते हैं, किस्मत को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरह की एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसमें आइज है। जो कुछ भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर इसी का नाम किस्मत। तो किस्मत के बारे में पढ़ते हैं कि नासा रोबोटिक स्प्लिट स्प्लिट एक स्प्लिट बनाई एंड अपॉर्चुनिटी, उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी एक स्प्लिट को, एक रोबोट को तैयार करने की और उसको मार्स पे भेजने की। तो आप देख सकते हो इस तरह से बनाया गया था, ये स्क्रीन पे है। तो डीप लर्निंग, अब हम लोग पढ़ेंगे 2010 का वो दौर जिसमें चीजों को डीप लर्निंग, बिग डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग करना शुरू किया गया। इसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा देखिए जो भी नॉलेज थे वो इंटरनेट पर हम लोग के बिग डेटा खजाना रखा हुआ है, बिग डेटा का खजाना रखा हुआ है, उसको हम एआई को दे दिए। एआई ने चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, डीप लर्निंग करना स्टार्ट कर दिया और आ गया सन 2010 प्रेजेंट टाइम। तो ईयर 2010 माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किनेक्ट फॉर एक्सबॉक्स में 360 द फर्स्ट गेमिंग डिवाइस, और इसमें फर्स्ट पहला गेमिंग डिवाइस बनाया गया दैट ट्रैक्ड ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी को ट्रैक करता। आप सोच लीजिए हम गेम बहुत सारे खेलते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करना पड़ता है, कितना अच्छा हो ये वो ह्यूमन बॉडी के इमोशंस को ट्रैक करते हुए गेम की जो भी मूवमेंट है उसको चेंज करे, कितना मजा आएगा। तो द फर्स्ट गेमिंग डिवाइस दैट ट्रैक्ड ह्यूमन बॉडी मूवमेंट यूजिंग ए 3D कैमरा, 3D कैमरा से यूज करते हुए इंफ्रारेड डिटेक्शन का भी यूज करते हुए बॉडी के मूवमेंट को ट्रैक करने लगा, जिससे गेम के डिवाइस को जिस भी तरह से गेम हम रिप्रेजेंट करके खेलना, जो भी कमांड वगैरह उसमें देने थे वो सभी हम बॉडीज के थ्रू इमोशंस के ह्यूमन मूवमेंट से, ह्यूमन बॉडी मूवमेंट से उसको प्रिडिक्ट कराने लगे। उसके बाद आया ईयर 2011, अब एप्पल क्रॉप रिलीज सीरी, एप्पल जो कॉरपोरेशन थी उन्होंने रिलीज की इसको, सीरी को। सीरी एक तरह का आर्टिफिशियल एजेंट कह सकते हैं जो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी हम उससे पूछे उसको हमको आंसर प्रेडिक्ट करके दे दे। वाइटल असिस्टेंट
एक असिस्टेंट के तौर पर। सीरी यूज नेचुरल लैंग्वेज, और सीरी क्या यूज करती थी? नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज वो फिफ्थ जनरेशन का लैंग्वेज, जो आम बोल चाल की भाषा में हम लोग यूज करते हैं। यूजिंग इंटरफेस टू इंफेयर, ऑब्जर्व, आंसर एंड रिकमांड थिंग्स टू इट्स ह्यूमन यूजर, और ह्यूमन यूजर से वो रिकमांड की, ऑब्जर्व की, इंटरफेस की एंड आंसर को समझी। तो उन्होंने सीरी को, नेचुरली लैंग्वेज को, सीरी को समझ में आने लगा, और सीरी उसके अनुसार से प्रिडिक्ट करके हमें आंसर देने लगे। जैसे हम आज भी आप एप्पल फोन यूज करते हैं, तो सीरी को जैसे इंस्टॉल करेंगे, तो आप सीरी से जो कुछ भी पूछेंगे, चाहे आप बैटरी बैकअप पूछें, आप अपने फोन का रिचार्ज पूछें, या फिर आप ऑटोमेटिक किसी एप्लीकेशन को चलाना है, तो ऑटोमेटिक नेचुरल लैंग्वेज का प्रोसेसिंग करके किसी के पास मैसेज भेजने का के लिए शॉर्ट तरीका आप बोले, ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाए। इस तरह के ऑटोमेट असिस्टेंट हम लोग देख सकते हैं, आप लोग यूज भी कर सकते हैं। तो इसको सब कब बनाया था? 2011 में बनाया गया। तो 2012, अब आया ईयर 2012, गूगल लॉन्च्ड एन एंड्रॉयड। गूगल ने भी इसको देखा कि माइक्रोसॉफ्ट की जो भी कॉर्पोरेशन थे, उन्होंने सीरी का निर्माण किया है, जो कि वाइटल असिस्टेंट है। तो गूगल ने भी इसके 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 बिहेव में लॉन्च किया। गूगल लॉन्च एन एंड्रॉयड वन ऐप फीचर, गूगल नाउ, और उन्होंने सबसे पहले एंड्रॉयड वन गूगल नाउ का फीचर को लाया, which was able to provide information to the user as a prediction। और जिस तरह से आप प्रिडिक्ट करते हैं, उस तरह से आपको प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन को एक गूगल नाउ बनाया गया, जिसपे आप जिस तरह से भी यूजर से मशीन से पूछते हैं या आंसर प्रिडिक्ट करवाते हैं, प्रिडिक्शन के थ्रू आप बोलते हैं, उस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो इस क्रम में बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च की थी कीनेट। आप देख सकते हैं कीनेट को, आपके होम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसी का नाम था कीनेट। तो कीनेट में क्या था, आगे चलते हैं। और एप्पल, जो भी एप्पल कॉर्पोरेशन रिलीज की थी सीरी, सीरी को बनाई थी, आप देख सकते हैं एप्पल सीरी और गूगल असिस्टेंट, दोनों के बीच आप देख सकते हो, ये एक तरफ था हमारा गूगल सीरी और दूसरे तरफ था गूगल असिस्टेंट। जो कुछ भी हम पूछते थे, हमारा गूगल असिस्टेंट भी एंड्रॉयड फोन में हम लोगों ने बहुत यूज किया है, कि गूगल असिस्टेंट व्यक्ति पूछे और उसका आंसर हमको प्रिडिक्ट करके सुनी माइक्रोफोन के थ्रू ऑटोमेटिकली आंसर देगी। ठीक ऐसा ही एप्पल में भी था। एप्पल में थी सीरी, और एप्पल फोन्स में जो भी थे सीरी थी, और सीरी से जो भी फोन चार्जर, बैटरी बैकअप, ये जो भी कुछ भी पूछा जाता था, वो फाइंड आउट करके और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, यानी कि आम बोल भाषा में हमको आंसर देती थी। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज कॉर्टेना एंड एलेक्सा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज की कॉर्टेना और एलेक्सा। आप देख सकते हो कॉर्टेना का इमेज, आप देख सकते हो एलेक्सा का। ये दोनों, कॉर्टेना एंड्रॉयड फोन में ही यूज होता है, जिसमें यूज करके हम अपने आंसर क्वेश्चन बोलते हैं, वो आंसर प्रिडिक्ट करके हमको बताती है। और एलेक्सा भी आप एक डिवाइस है, उसके बारे में पढ़ते हैं। ईयर 2014, यानी कि 2014, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज की कॉर्टेना। देयर वेरिएशंस ऑफ ए वाइटल असिस्टेंट सिमिलर टू सीरी। ये ठीक सिमिलर थी, किसके सिमिलर थी? सीरी के ही सिमिलर थी, जिसका नाम था कॉर्टेना, रिलीज की थी। ये एंड्रॉयड फोन में यूज करने के लिए रिलीज किया गया था। Amazon क्रिएट एलेक्सा, और Amazon ने क्रिएटेड किया था एलेक्सा को। एलेक्सा क्या है? ऐसा डिवाइस, एक ऐसा आप स्पीकर बोल सकते हैं, एक ऐसा स्पीकर जिससे आप क्वेश्चन बोले और उसके अनुसार से प्रेडिक्ट करके वो आंसर हमको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हमको दे। तो सबसे पहले डिवाइस बनाई थी Amazon
क्रिएट की थी एलेक्सा को, ए होम असिस्टेंट, एक होम असिस्टेंट के तौर पे हम लोग यूज करते थे। दैट इज स्मार्ट स्पीकर, जो स्मार्ट स्पीकर कहलाया, फंक्शनिंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट, जो फंक्शन करता था पर्सनल असिस्टेंट पर। आज पर्सनल असिस्टेंट हमको लगता है मतलब सर्वेंट रखते हैं, बोलते हैं वो करो ये करो वो करो ये, वो सारे टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक इसी प्रकार से हम सवालों के दौर को जो भी कुछ बोले, ऑटोमेटिकली रीजनरेट करके, हमको म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक प्रेडिक्ट करके बोले, हम सवाल पूछना है तो सवाल को आंसर सॉल्व करके पूछे, या फिर न्यूज वगैरह पूछना है तो उसको हम लोग को प्रेडिक्ट करके बतला सके। तो सबसे पहले ये स्मार्ट स्पीकर बना था, जिसका नाम था एलेक्सा। किसके द्वारा बनाया गया था? अमेजोन के द्वारा, एलेक्सा। आगे चलते हैं, ईयर 2016, सन 2016, ए ह्यूमनॉइड रोबोट नेम सोफिया। आपने सोफिया को देखा है, आगे हम लोग देखेंगे भी, और सोफिया से देखेंगे, बातचीत भी किया गया था। तो ए ह्यूमनॉइड रोबोट, एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया जिसका नाम था सोफिया, was created by डेविड हैंसन। डेविड हैंसन के द्वारा सोफिया को क्रिएट किया गया था। ए स्मार्ट स्पीकर गूगल होम वाज रिलीज्ड, और ये गूगल होम रिलीज की थी एक स्मार्ट स्पीकर को, रिलीज्ड बाय गूगल। जब स्मार्ट स्पीकर गूगल होम के द्वारा रिलीज किया गया था, तब हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट जो है सोफिया क्रिएट किया गया था सन 2016 में, गूगल ने रिलीज किया था, इसको याद रखिएगा। विच यूज एआई, जो एआई को यूज करके टू एक्ट एज ए पर्सनल असिस्टेंट, एक पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर एआई को यूज करके वो उसके अनुसार से हमको आंसर दे रही थी, लेकिन वो थी ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम था सोफिया। ईयर 2018, गूगल डुप्लेक्स वाज अनाउंस्ड बाय गूगल सीईओ सुंदर पिचाई। गूगल डुप्लेक्स वाज अनाउंस्ड, गूगल डुप्लेक्स ने अनाउंस्ड किया कि गूगल के जो सीईओ है सुंदर पिचाई, ही showed how a company can use AI driven voice, कैसे हमारी जो कंपनी है वो AI driven वॉइस को टू मेक कर सकती है एज फोन में अपॉइंटमेंट्स विदाउट एनी इंटरेक्शन फ्रॉम यूजर, बिना यूजर के इंटरेक्शन के हमारे फोन में इस तरह से अपॉइंटेड किया जा सकता है एआई ड्राइवर वॉइस को। तो इस पर गूगल के डुप्लेक्स ने अनाउंस किया था, सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ थे। तो आप देख सकते हो यह है सोफिया, सोफिया इसी का नाम था, हम लोग के होम स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए इस तरह की क्या बोलती थी सोफिया जब इससे मीडिया में सवाल पूछे गए थे। तो तो ये है सोफिया। तो तो इससे पूछा गया था कि क्या आप ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या ह्यूमन को खत्म कर सकती हैं, तो बोली कि हाँ, अगर हमें ह्यूमन तंग करेंगे तो हम उसको खत्म कर देंगे, ह्यूमंस को खत्म कर देंगे। तब उसमें ये न्यूज एंकर बोलते हैं, जो भी सवाल पूछ रहे हैं, कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट हैं और चालाक है, वो इस घड़ी को कभी आने नहीं देंगे। तो इस पे प्रिडिक्ट करके आंसर पूछा गया था। तो ये है हमारी सोफिया, आप देख लीजिए। आगे चलते हैं, गूगल डुप्लेक्स एआई। गूगल एआई डुप्लेक्स, गूगल डुप्लेक्स जो था, जो हमको ऑटोमेटिकली गूगल असिस्टेंट के तौर पे यूज कर सकते थे, कि वो बोलता था हे हाउ कैन आई हेल्प यू, इस तरह से हम मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इस तरह के बनाए गए थे गूगल के द्वारा। The artificial intelligence has evolved many fluids
as we have read in this chapter. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी इन्वॉल्व थे मेनी फ्लूड्स एज वी हैव रीड इन द चैप्टर, हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा एआई टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन्वॉल्व बाय ईचिंग पासिंग डे। और एआई जो है अभी भी स्टिल कर रही है, इवॉल्व भी कर रही है, अभी भी बस रिसर्च चल रहा है, अभी भी एआई को और अच्छे से यूज किया जा रहा है हमारे एप्स में, हमारे जो भी एप्लीकेशन होते हैं उन सभी में। ईच पासिंग डे वी कैन माइट सी मोर इन्वेंशन, और भी ज्यादा इन्वेंशन हो रहे हैं एआई का इस्तेमाल करके, एआई के टेक्नोलॉजी में, टेक्निकल प्रोसेस में अभी भी ये रन में है। तो गूगल डेवलप ए सेल्फ ड्राइव, गूगल जो डेवलप था, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया था ए ड्राइवरलेस कार। आप लोग जानते हैं कि सन 2009 में गूगल ने लॉन्च की थी सेल्फ ड्राइविंग कार, जो ऑटोमेटिकली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही थी। उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जिसमें आप मेन कर सकते हैं सेंसर्स, जो सेंस करती है चीजों को, आगे डिटेक्ट करती है कि कोई ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और उसके अनुसार से प्रिडिक्ट करके एआई के द्वारा और उसके डायरेक्शन को चेंज किया जाने लगा, कर लिया जाता था। तो सबसे पहले गूगल डेवलप की थी सेल्फ ड्राइविंग कार, कब की थी? 2009 में लॉन्च हुआ था। 2009 में उन्होंने प्रिडिक्ट किया था तो सेल्फ ड्राइविंग कार हम में काम करेंगे, और लॉन्च किया था उन्होंने कब? 2014 में लॉन्च किया था। दिस कार यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर, आप देख सकते हैं होम स्क्रीन पर, इसमें कॉम्बिनेशन होता है सेंसर्स का, कैमरास का एंड एआई, एआई का। तो गूगल डेवलप ए सेल्फ ड्राइवर लेस कार, गूगल डेवलप की सेल्फ ड्राइवर लेस कार को, जो कि ऑटोमेटिकली अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, बिना विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के ऑटोमेटिकली ये इसके सेंसर बहुत एक्टिव होते हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, तीनों तरफ आप देख रहे हैं सेंसर एक्टिव है, और जो कुछ भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार से ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेंगे ऑटोमेटिकली। चैट जीपीटी 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी लॉन्च हुआ किया गया था 30 नवंबर 2022 को। चैट जीपीटी ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स डिजाइन फॉर कन्वेंशनल कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशनल मतलब चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डिजाइन किया गया था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डिजाइन किया गया था कन्वेंशनल, ऐसा मॉडल जिसमें हम कन्वर्स कन्वर्सेशनल यानी कि बातचीत कर सके, हम जो कुछ भी पूछे उसका आंसर हमको आसानी से मिल जाए। It's designed to understand context generated human like response, इसे डिजाइन किया गया था ताकि चीजें को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके, कॉन्टेक्स्ट को जनरेटेड ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स, और जनरेट कर सके ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स, किस लाइक मतलब ह्यूमन के पसंदीदा नेचर में उसको जनरेट कर सके, एंड एडपेट टू वेरियस कन्वेंशनल स्टाइल, और इसमें कुछ वेरियस